दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और संक्रमण के इस काल में आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद का बचाव कर रहे होंगे, क्योंकि यदि आप सरकार भरोसे बैठे रहे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हमारे देश में तो राजनेताओं को केवल निजी दुश्मनी निकालने से और राजनीति करने से ही फुर्सत नहीं। ये हमारे देश का वो चरित्र है जिसको देख करके वास्तव में पीड़ा होती है। ये लगता है कि क्या हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? क्या ये वही भारत है जिसकी कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, जिसके लिए लाखों क्रांतिकारियों ने फांसी खाई थी? क्या इसी राजनीति के लिए देश के क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया था? आप सभी को इस पर विचार करना चाहिए कि जिन नेताओं को हम अपना कीमती वोट देकर चुनाव जिताते हैं, वो विधानसभा में या संसद में जाकर के क्या करते हैं, हमारे हित के लिए क्या कदम उठाते हैं, किस तरीके से तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है, किस तरीके से लोगों के रक्त को पिया जाता है, किस तरीके से लोगों की कमाई से तमाम नेता और तमाम राजनेता मजे लेते हैं। देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले होते हैं, लेकिन वो घोटाले सत्ता की ताकत के सामने, सत्ता की अनक के सामने दबा दिए जाते हैं। तमाम मजिस्ट्रेट और जज जो पूरे मुकदमे के दौरान वहाँ पर सुनवाई करते हैं, वो भी न जाने अपनी मौन गुफा में क्यों विश्राम करने लगते हैं। इस बात का आज तक किसी को कोई पता नहीं चला। लोग परेशान रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। आखिर समस्या का समाधान हो तो कैसे हो? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, पहले मैं आपको एक घटना से जोड़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने इस पूरे विषय को आप सभी को समझाना चाहूँगा। आप सभी को इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की जो वजह है, मैं आपको उससे वाकिफ कराना चाहूँगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जब से चुनाव जीती है, बंगाल के भीतर हिंसाओं का दौर अपने चरम पर है। और मैं पहले ही कहता हूँ कि हिंसाएं कभी खुद नहीं होती, वो कराई जाती है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वार्थ निहित होते हैं। दंगे खुद नहीं होते, दंगे क्रिएट कराए जाते हैं। ये बात मैंने अपने कई वीडियो में आप सभी के सामने रखी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एक अजीब घटना हुई, जिसके बाद प्रकाश जावड़ेकर जी को कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, पूरा मामला बताना पड़ा। वो मामला क्या था दरअसल, पहले आप ये सुनिए। आज देश के प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की कोरोना वायरस को लेकर के। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर के देश के प्रधानमंत्री ने, आज मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 10 राज्यों के 54 जिलों के भीतर उनके जिला अधिकारियों से आज एक मीटिंग की। उन सभी की राय जानने का आज देश के प्रधानमंत्री ने प्रयास किया। ये कोशिश की गई कि आखिर उनके पास क्या रोड मैप है जिसके द्वारा वो कोरोना संक्रमण से देश को जिता सके, बचा सके, लोगों की जान बचाई जा सके। दोस्तों, हकीकत आप सभी जानते हैं, आंकड़ों में तो देश के अंदर संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन जो स्थिति ग्रामीण स्तर पर होती जा रही है, जिस तरीके से ग्रामीण भारत बुखार और कोरोना की चपेट में आकर के मर रहा है, वो स्थिति वास्तव में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पूरी मीटिंग के बाद ममता बनर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस के सामने आती है और उनके चेहरे पर रोष साफ दिखाई देता है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं सुनी। अपने पसंद के लोगों की बात प्रधानमंत्री सुनते हैं और उन्हीं की बात प्रधानमंत्री ने आज सुनी। आरोप लगाया ममता दीदी ने, और इसके बाद कहा कि हमें वैक्सीन की उम्मीद थी। मैं ये सोच रही थी कि आज देश के प्रधानमंत्री से वैक्सीन मांगूंगी, लेकिन हमें तो विचार भी नहीं रखने दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की वजह यदि आप जानेंगे, जो ये पूरा घटनाक्रम बंगाल के भीतर सियासी उठापटक हो रही है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। और इसके पीछे है उन लोगों की गिरफ्तारी जिन लोगों को बंगाल के भीतर, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और जो लोग गिरफ्तारी से बच गए,
असली वजह तो दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम की वो है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिराद हकीम और इसके अलावा दोस्तों सुब्रत मुखर्जी जैसे लोग गिरफ्तार हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा शोभन चटर्जी भी गिरफ्तारी की चपेट में आ गए हैं। कुल मिलाकर के 4 टीएमसी के नेताओं को बंगाल के अंदर सीबीआई ने रेड के जरिए गिरफ्तार किया। उसके बाद तमाम सियासी उठापटक देश के भीतर कई दिन से चल रहा है और इसमें आप सभी जानते हैं कि ममता दीदी को धरने पर भी बैठना पड़ा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं वो सवाल भी उठाना चाहूँगा जो इस स्टिंग ऑपरेशन के जनक मैथ्यू ने उठाया। श्रीमान मैथ्यू ने कहा कि मैं इस घटना से नाखुश हूँ और नाखुश होने की वजह दोस्तों आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस घटना के लिए जो जिम्मेदार है उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई, उन लोगों को कहाँ तक आज सजा मिली इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मैथ्यू ने कहा कि मैं उन लोगों की भी गिरफ्तारी चाहता हूँ। खास तौर पर उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि मैं आज पूछना चाहता हूँ कि मुकुल राय गिरफ्तारी से क्यों बच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी आखिर बच गए तो कैसे बच गए, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। क्या अपनी सत्ता का पाला बदल लेने से सत्तारूढ़ पार्टी जो सेंटर में ताकत में है, यदि आप उसके पास चले जाते हैं तो आपको विधानसभा का नेता बना दिया जाता है, क्योंकि आपने नंदीग्राम फतेह किया है, इसलिए आपको नेता बना दिया जाता है। दोस्तों आपको याद होगा नारदा स्टिंग ऑपरेशन 2014 में इन्हीं मैथ्यू के नेतृत्व में ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। और इस स्टिंग ऑपरेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा बंगाल की सियासी जमीन खिसक गई थी। 2016 के भीतर ये सार्वजनिक हुआ और 17 में मुकदमे शुरू हुए एक तरीके से। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या लोगों को इसीलिए छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो राजनीतिक पार्टी के पक्ष में, उस पार्टी के पक्ष में चले गए हैं जिसके पास सत्ता है। इन श्रीमान मैथ्यू का इतिहास तो काफ़ी पुराना रहा है। इन्होंने 2001 में भी एक ऐसा ही रहस्योद्घाटन किया था जब इन्होंने 2001 में एक और रक्षा घोटाले को खोला था। वेस्ट एंड घोटाला मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों इन्होंने खोला था और उस घोटाले में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी दोषी थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा के लक्ष्मण जी भी दोषी थे, जो उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे। घटना के बाद ये हुआ कि लक्ष्मण जी को वहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफे के बाद भी क्या बिगड़ा, क्या सजा हुई? एक आयोग बना, जांच के लिए आयोग बना, जस्टिस फूकन उसके कर्ता धर्ता थे, क्योंकि एक सदस्य वो आयोग था। तो उस आयोग ने कहा कि इसमें तो जॉर्ज फर्नांडिस की कोई भूमिका ही नहीं है, यानी कि जो पत्रकार महोदय ने परिश्रम किया था वो तो झूठ बोल रहे थे। हमारे देश के राजनेता तो बिल्कुल स्वच्छ छवि के हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन इसके बाद इस पूरी रिपोर्ट को यूपीए सरकार ने नकार दिया और फिर फूकन ने भी मौसम की तरह रंग बदल लिया। जिस तरीके से आजकल सत्ता में मौसम रंग बदल रहा है, उसी तरीके से इसका रंग इन जस्टिस महोदय पर भी चढ़ गया। और इन जस्टिस महोदय ने भी ये कहा कि मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने तो ये कहा कि निश्चित तौर पर इसमें जो भूमिका है रक्षा मंत्री की वो निश्चित तौर पर दोषी है और उनकी भूमिका संदेहास्पद है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जज भी सत्ता के रुख को देख करके पलट जाता है? एक व्यक्ति क्या शुरू में झूठ बोल रहा था, जो अब सच बोला है, क्या शुरू में वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था? उसको ये बताना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे केस में भी क्या हो, इस वेस्ट एंड केस में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस घोटाले में भी 2012 के अंदर लक्ष्मण जी को सजा हुई, भाजपा के लक्ष्मण जी को 4 साल की सजा हुई। लेकिन बीमारी के कारण अप्रैल में सजा हुई तो अक्टूबर में हाई कोर्ट ने बेल दे दी। बेल मिलने के बाद 2014 में इनका निधन हो गया। और इसके अलावा उन सेना अधिकारियों का क्या हुआ जो मुरगाई जैसे मेजर जनरल इस पूरे
घटनाक्रम में संलिप्त थे और जॉर्ज फर्नांडिस जी का क्या हम हमेशा छोटी मुर्गियों को ही पकड़ते रहेंगे और लोगों का इस तरीके से ही शोषण करते रहेंगे? कभी नारदा आएगा तो कभी शारदा आएगा, कभी कुछ आएगा तो कभी कुछ आएगा। ये हमारे देश की वास्तविक हकीकत है, वास्तविक घोटालों का ये देश है। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश की इसी कमजोरी की वजह से हमारे देश के लोग बेरोजगारी का दर्द झेल रहे हैं। हम संक्रमण से पीड़ित हैं, त्रस्त हैं, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। मैथ्यू सैमुअल जी जो खोजी पत्रकार है, वो परेशान हो रहे हैं। लगातार इन्होंने इस घोटाले के बाद ये कहा कि मैंने तो सीबीआई को ये कहा था कि इसमें शुभेंदु अधिकारी भी है। उस फुटेज को उन्होंने दिखाया जिसमें वो एक कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के लिए मोटा पैसा देते हुए नेताओं को नजर आ रहे हैं। वो पूरे स्टिंग ऑपरेशन में कहा कि मैंने तो पूरा प्रमाण दिखाया था कि शुभेंदु जी भी उसमें थे, लेकिन आखिर हुआ तो क्या कार्रवाई? शुभेंदु जी केवल इसलिए बच गए कि इस वक्त में वो उस पार्टी के पाले में है जिसके पाले में गेंद है, जिसके पास बैट है, जिसके पास तमाम ऑलराउंडर्स की फौज है, यॉर्कर पर यॉर्कर्स डाल सकते हैं, जिसके पास देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, जिसके सामने कोई आंकड़ा मायने नहीं रखता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और रिपोर्ट ये बता रही है कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में, जब कई जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन भी नहीं था, तकरीबन 70 लाख लोग बेरोजगार हो। तो इसके अलावा दोस्तों, आप इन घटनाक्रम से समझ सकते हैं कि देश की स्थिति क्या है। हमें कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में अपने राजनीतिक मतभेद भूल करके इस संक्रमण पर चोट करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से नेता हो या अभिनेता, तमाम लोग इस संक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं। जिस तरीके से एक सप्ताह के भीतर भाजपा के उत्तराखंड के नेता श्री चंद जी का पूरा परिवार एक तरीके से तबाह हो गया। दोस्तों, एक काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसमें उनके पुत्र मुकेश, 2 पुत्रियां और इसके अलावा दोस्तों वो खुद भी कोरोना के कारण मारे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी और गरीब तबके का तो हाल ही मत पूछिए। ये इस देश की वो हकीकत है जो आपको ये बयां कर देगी, ये बता देगी कि देश किन परिस्थितियों में चल रहा है। लेकिन हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में और पूरे इवेंट को मैनेज करने में लगे हुए हैं। एक तरीके से लीपापोती की जा रही है। जिस देश के भीतर एक दूसरे की बातों को सम्मान पूर्वक नहीं सुना जाता, वहाँ समस्याएं इसी प्रकार सिर उठाए खड़ी रहती है और इसी प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।